निकालो आप लोग, तब तक आंसर निकालो अपने जल्दी से। इसका फाइनल आंसर बताना ज़रा क्या है। हाँ जी, इसका आंसर रूल फॉर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 11,65,000। पॉजिटिव में नेगेटिव में? पॉजिटिव में। सेकंड वाला इसका भी सेम रहेगा, मतलब कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, आप ऐसा कह रहे हैं। अब ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टर ए के पास हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। तो इसका मतलब हमारे पास जो ई आर आया वो कितना आया, 2,20,000। यही किया आपने। फिर उसमें से एक्चुअल रेंट को करेंगे कंपेयर। कितना है एक्चुअल रेंट? 1,80,000 पर मंथ। हाँ ठीक है, तो यहीं पे छोटे से मैं सॉल्व कर दूँ या अलग से कराऊँ, जल्दी बताओ। छोटे में कर देते हैं। ई आर आया जिसे वर्सेस करना है हमें ए आर से, ये आया मेरा 22 लाख। 22 लाख ही है, यस। और उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ते हैं अनरियलाइज रेंट 1 महीने का है, वैकेंसी भी 1 महीने की है। इसका मतलब जरा ध्यान से समझना, अनरियलाइज रेंट अगर 1 महीने का और वैकेंसी 1 महीने की, इसका मतलब रेंट रिसीवेबल कितना था? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने? 11 महीने। दिस इज द रेंट रिसीवेबल। पॉइंट आया समझ में? 19,80,000। इसमें से उसने कहा कि अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा 1 महीने का, 1,80,000 अमाउंट आ जाएगी 18 लाख। इस 18 लाख की अमाउंट को उठाकर लिखना है यहाँ, स्टेप्स बिल्कुल क्लियर रखना। और उसके बाद वैकेंसी ऐड करने की कोशिश करनी है आपको। जब वैकेंसी ऐड हो जाएगी तो आंसर वही आ जाएगा 19,80,000। ऐड करने के बावजूद भी हम उनकी अमाउंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 22 लाख जो है वो जीएवी हो जाएगी। ठीक है, अब जब जीएवी 22 लाख हो जाएगी, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय हिम, मतलब जिसकी हाउस प्रॉपर्टी वही पे कर रहा है, तो आपने क्या लिखेगा, 22 लाख माइनस 50,000, 21,50,000 आपकी एनएवी आ जानी चाहिए। ठीक है, जब एनएवी आ जाएगी उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 21,50 जब आ जाएगा, 21,50,000, तो उसमें से दो चीज़ें माइनस करेंगे हम, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड जब माइनस करूंगा तो एट द रेट 30% होगा, तो कितना आ जाएगा ये, 645। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें पढ़ लेते हैं अभी जल्दी से। उसने एक लोन लिया था 12% के रेट से 1/5/2015 घर को खरीदने के लिए। हाफ ऑफ द लोन जो है रीपे कर दिया है और हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है कितने के लिए, 10/12/2019। इसका मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, कौन से प्रीवियस ईयर में मानेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, 19-20। तो इसका मतलब 19-20 ईयर तक, 1/4/2019 तक के पहले का जो भी ब्याज होगा वो प्री पीरियड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, लोन था 25 लाख का, 1/5/2015 को लिया था, तो पहली गलती यहाँ होने के चांस है, 1/4/2015 मैंने यहाँ पर लिखा। और जो 15 से लेके 16 तक का जो ब्याज होगा, 15-16, 31 मार्च 2000 कितना 16, वो होगा सिर्फ 11 महीने के लिए। तो 11 महीने का 25 लाख और कितने परसेंट था, 12%, कितना आएगा, 2,75,000। ऐसे ही किया होगा आपने, पहले निकाला आपने इसका। उसके बाद 15-16 के बाद क्या आएगा, 16-17। 15-16 के बाद क्या आएगा, 16-17। क्या 16-17 में पेमेंट हुई है या 17-18 में? 17-18 में। तो 16-17 का तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं हम। नहीं तो मैंने निकाला 11 महीने के लिए ना, मैंने तो प्रीवियस ईयर लिखा है। प्रीवियस ईयर 1/4/2015 और 31 मार्च 2016, जिसमें 11 महीने का ब्याज है। ठीक है, डेट ऑफ लोन नहीं लिखी है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि हाफ ऑफ द लोन जो रीपे हुआ 17-18 में, इसका मतलब 16-17 में कोई रीपेमेंट नहीं है। तो आप सीधा सीधा निकालेंगे क्या, 25 लाख का 12% 1 साल के लिए, कितना आया, एग्जैक्ट आया कितना, 3 लाख। अब आपने 17-18 में हाफ ऑफ द लोन को रीपे किया है, कौन सी तारीख को, 1/10 को, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, आधे साल तक आपने यही रखा। तो मैं सीधा सीधा लिख दूँ इसको, 25 लाख का कितने परसेंट, 12%, और इसका करना पड़ेगा 1/2 बोल लीजिए, 6 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 15 लाख, ओ सॉरी 1,50,000। और 1,50,000 के बाद जो रिमेनिंग है, रीपेमेंट कितने की हुई है, हाफ, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 12.5 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 12% और 6 महीने के लिए 75,000। तो ये दोनों मेरे हो गए हैं कौन से प्रीवियस ईयर के, 17-18। उससे पहले जो निकाला मैंने ये किसका था, 16-17, 16-17 या 15-16, 15-16, और ये किसका था, 16-17 का। मुझे कहाँ तक निकालना है, 1/4/2019, यानी कि इसका मतलब और कौन सा निकालना पड़ेगा, 18-19। और 18-19 का जब मैं निकालूंगा तो उस टाइम मेरे पास लोन कितना रहेगा, 12.5 लाख, 12% 1 साल के लिए, कितना, 1,50,000। तो अब जो मुझे ऐड करना है वो क्या क्या करना है, 2,75, 3 लाख
और ये 1.5 लाख, ये 75,000 और ये 1,50,000। सारी अमाउंट्स बता दी है मैंने, फटाफट से ऐड करके बताइए कितना। नहीं 8,50,000। ये मेरा टोटल प्री पीरियड इंटरेस्ट है अप टू 1/4/2019, जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1,90,000 और प्लस 1 साल का तो 1,50 चलता ही रहेगा, जो कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2,40,000, 3,40,000। क्योंकि ये लेट आउट है इसलिए लिमिट चेक करेंगे क्या, नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास आके 3,40,000, जिसमें से मैं माइनस करूंगा 3,40,000। कौन सा ये? अरे ऐड कर लो ना, करना क्या है। नहीं आप दोबारा से ऐड करो मेरे कहने से जल्दी से। 2,75,000 नहीं आप रहने दो, आपने तो ठीक किया है। 275 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 कितना आ रहा है? तो गलत क्यों बता रहे हो? उसने भी ऐड नहीं किया, उसने बस डिवाइड करके देखा क्या आ रहा है ये, है ना नालायक। 3,40,000 हाँ सही तो किया, लेकिन 3,40,000 आपका इंटरेस्ट सुन लो, जल्दी से माइनस करके मुझे बताइए फटाफट से। 11,65,000। अब आते हैं अगर रूल फॉर सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होता, तो यहीं पे बता देता हूँ उसका इम्पैक्ट। अगर रूल फॉर सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे मैं माइनस नहीं करने देते, ये 19,80,000 होता। इस 19,80,000 को मैं एज इट इज यहाँ ले आता और फिर से 1,80,000 ऐड करता, जो कि आता है 20,80,000, फिर भी कम रह जाता आपका 22 लाख से, इसलिए जीईवी सेम रहता और बाकी सारे कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों ही आंसर सही। ठीक, अब क्या करवा रहे हैं हमसे, कंप्यूट इंटरेस्ट टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन कौन सा 24। पहला डेट ऑफ लोन ये है, अमाउंट ऑफ लोन ये है और रेट जो है ये है। ये एक टेस्ट बनाया था मैंने हाउस प्रॉपर्टी का, मजबूरी में प्रैक्टिस में देना पड़ गया, वरना तो टेस्ट देता तो बढ़िया रहता। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है इस तारीख को, रीपेमेंट इस तारीख को इस तरीके से की गई है और ये दूसरे लोन की रीपेमेंट है। स्टेट योर आंसर इफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट एंड द हाउस रिलेट्स टू डिफरेंट ओनर्स। इसका मतलब ये है कि अलग अलग ओनर के हाउस हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट के लिए, और दूसरे बार अलग क्वेश्चन को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट के लिए। तो आंसर इसका निकालते हैं यहीं पर, जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है घर की, ठीक है। मुझे फटाफट से बताइएगा कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया था। हाँ जी 11/12 पहले मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिया। कौन सी तारीख को लोन लिया था, लिखा है क्या? क्वेश्चन ही खोल लो, क्वेश्चन खोलो फटाफट से। कौन सी तारीख को लोन लिया था? हम केस ए की बात कर रहे हैं, 1/11/2011 में, यानी कि यहाँ कहीं लोन लिया है 1/11/2011 में, 11 या 12, 1/11/2011। इसका मतलब क्या है, कितने महीने के लिए लोन रहा? 11, 12 और 3, यानी टोटल मिला के 5 महीने के लिए। अब आते हैं रीपेमेंट के। रीपेमेंट कौन कौन सी डेट को हुई है? एक तो 1/3/2012 जो कि कब आता है बताओगे? 11/12, यानी कि एक रीपेमेंट यहाँ हुई है कितने की? 5 लाख की। क्या डेट है उसकी? 1/3/12। उसके बाद 12/13 में भी कोई रीपेमेंट है क्या, चेक करिए, नहीं। फिर 13/14 में कोई रीपेमेंट है क्या? सीधा जाके 17/18 में, तो मैंने यहाँ पर बनाया 17/18। और कौन सी तारीख को रीपेमेंट है ये चेक कर लेते हैं। 15/5/2017 में आपने एक रीपेमेंट कर दी। जो भी रीपेमेंट है मैं उसे रेड से डिनोट कर रहा हूँ। 15/5/2017 कितने की रीपेमेंट है? फ़ोन ओपन करके रख लो ना, देख के बता दो जल्दी से। 15 लाख, जल्दी बता दो जो मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रीपेमेंट कब है? 15/7/2020। ये कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया? 2021। तो 2021 की बातें की जा रही हैं। कितना अमाउंट है इसमें? कौन सी डेट को? 15/7/2021 को कितने की पेमेंट हुई है? 20 को कितने की पेमेंट हुई है? 12 लाख। अब ये क्वेश्चन जो भी कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा। हाउस कब कंप्लीट हुआ पहले ये चेक करो। 13/14 में। और मुझसे क्वेश्चन कौन से ईयर के लिए पूछा है क्या ये बता सकते हो? 2021। तो 13/14 में पहली बार सॉल्व हुआ होगा, पहली बार प्री मिल गया होगा, फिर 14/15, फिर 15/16, फिर 16/17, फिर 17/18। इसका मतलब मुझे प्री पीरियड के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की करने की ही जरूरत नहीं है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपने किया होगा। अरे हाउस कब बनके तैयार हुआ ये देखो ना, 4/11/2000 कब? 13 में। अरे कोई चीज आती है इसका मतलब करनी थोड़ी ना है। हमें बुद्धि और विवेक क्यों दिया है जीवन में?
पहली बार अगर कौन से ईयर में मिली होगी बताना जरा, पहली बार कौन से ईयर में डिडक्शन मिली होगी? 13-14, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, खत्म प्री पीरियड इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। मेरे पास लोन कितने का था? 40 लाख का। कितने की रीपेमेंट हो चुकी है? 5 + 15 20 और 32, कितने का लोन बचा? 8 लाख का। 8 लाख का कितने परसेंट? 14% निकल गया आंसर। 8 लाख का 14%। चुल्लू भर पानी मैं दूं या तुम ढूंढ लोगे? क्या चीज? रीपेमेंट है ना, हाँ कर लेते हैं उसको। ये लो, हमसे 20-21 का ही पूछा है क्या? ठीक है ये लो, तुमने कह दिया तो वो भी कर लेंगे, हालांकि बस उतना ही जरूरत है। ये लो, 20-21 का टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास 20 लाख रुपए रहे होंगे शुरुआत में, सही बोला मैंने, 20 लाख ही है शुरुआत में। 20 लाख का कितने परसेंट? 14%। और कब रीपेमेंट हुई है? 15/7 को। इसका मतलब 4, 5, 6 और 7, यानी कि 3.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है बताओ? हाँ जी, 81,667। और फिर मैं 20-21 की ही बात करूं तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो 12 लाख का पेमेंट हुई है, तो 8 लाख पे निकलेगा, 14% निकलेगा। और कितने महीने के लिए? 8.5 महीने के लिए, डिवाइड बाय 12, 79,333। और क्वेश्चन खत्म हो गया। 1,61,000, 1,61,000 पूरा। अब देखो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, रुको तो, अरे रुको तो सही, रुको तो सही भाई। क्यों? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर द टोटल इंटरेस्ट अलाउड, या 20-21 में कितना मिलेगा? और जब खुश क्या हो रहे नालायक, सुनो, पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, फिर दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन किया, फिर मैच कर रहे हैं। क्या तू भी गधी है? हाँ मैं भी गधी हूं, देख मैच कर। अच्छा, किसी को भी ये थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं गया कि 5 साल में रीपेमेंट हो जाती है और सब अलाउड हो जाता है? चलो चलो, पहली चीज, अच्छा सुनो, पहली चीज क्या है, क्या मैंने आपको ये चीज बता रखी थी कि लैप्स कब हो जाता है और 5 साल की कैलकुलेशन? और क्या ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया भी था कि अगर 25-26 में पूछा होता तो क्या हम निकालते? अगर भगवान ने हमें पैर दिए तो इसका मतलब नहीं हमें चलते ही रहना चाहिए। अगर छत है आगे नीचे खाई है तो नहीं चलेंगे ना। अब मान लो पेपर में बच्चे को 3 घंटे में यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो तो यही लेके बैठ रहेगा, हाँ मैं तो हाउस का सही करके आया हूँ या आई हूँ। गधे कहीं के। इससे मुझे अब पता है अपेक्षाएं बढ़ गई हैं आप लोगों से टेस्ट को लेके, है ना, क्योंकि मैं टेस्ट में लिमिटेड टाइम दूंगा। अब बच्चे को कोई कैलकुलेशन आती है तो देखते हैं फिर। हाउस कब कंप्लीट हुआ ये बताओ? 15-16। अब चेक कर लेते हैं ना एक बार कि इससे बेवकूफ़ी आगे बढ़ी है या नहीं। 15-16 पहली बार, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 खत्म। यानी कि इसमें भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे किसका पूछा है? 20-21। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा पता है? देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कब पेमेंट की है? 1/11/2020 को मैंने पेमेंट की है 20-21 के लिए। इसका मतलब 1 करोड़ में से 20 और 30 माइनस हो जाएंगे, मतलब 50 लाख माइनस हो जाएंगे। तो साल के शुरुआत में जो मेरे पास लोन रहेगा वो कितने का रहेगा? 50 लाख का। 20-21 देखो ये रहा, 50 लाख का कितने परसेंट? 10%, @10%। और कब पेमेंट हुई है? 1/11, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 महीने के लिए। मतलब कैलकुलेशन तो आपकी बहुत सही है, कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं। कितना आएगा ये? 291,667। अब आते हैं रिमेनिंग। अब रीपेमेंट हुई 40 लाख की, तो बचे कितने? 10 लाख। 10% हो गया क्वेश्चन 22, हो गया सही। कितना आएगा ये तो बताओ नालायको, और टोटल कर दो बराबर से। अरे नालायक, ये कितना आएगा ये बताओ? 41,667। और इसे टोटल कर दो। इस क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए था? 5 मिनट से भी कम। और मेरे ख्याल से आपने आसानी से 20-25 मिनट लगा दिए होंगे इसमें। अच्छा निकाला? अरे दिखाना, एक बार दिखाना। मेरे मतलब दिली ख्वाहिश है कि मैं, बच्चे कितने गधे हो। अरे वाह,
प्री का निकाला और इसमें सही किया है। नहीं इसमें सही नहीं किया तो बीच वाले जो साल है उसने उसका नहीं निकाला, बस पीरियड निकाल दिया पूरा। हाँ वो तो समझा नहीं समझा, दोबारा बताओ दोबारा। जैसे ये सालों से इनका कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसका क्या है इंटरेस्ट पीरियड तो यहीं तक है ना बस। कहाँ तक प्री पीरियड है? 20-21 साल है। हाँ 20-21 का निकालना है हम्म। तो बस 20-21। तो आपने क्या किया, पहले प्री पीरियड का निकाला, उसको डिवाइड बाय 5 किया और इन सबको इग्नोर कर दिया। हाँ बस माइनस कर दी पेमेंट। बस मतलब इस साल से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं 20-21 का तो कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि प्री खत्म हो जाएगा। एक समझदारी की उन्होंने, है ना। एक बच्चा गधा है लेकिन थोड़ा कम। बहुत बढ़िया, उम्मीद से बढ़ के मतलब। इसका क्या आंसर आया है? अब तो बता ही दो। नवीन माइनस का, ठीक है। और ठीक, चेक करते हैं। Naveen and Vikas constructed their house on a piece of land purchased by them in Delhi. Built up area of the house है 18,000 square feet, 1800 square feet का ग्राउंड फ्लोर एंड एन इक्वल एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। इसका मतलब हाफ हाफ है, ठीक है। नवीन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2018 एंड कंप्लीटेड ऑन 1/4/2020। इसका मतलब 20-21 जो है उसके लिए पहला वाला पोस्ट पीरियड है। विकास स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2018 एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 30/9/2020। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ही 20-21 जो है कंप्लीशन है, अलग अलग हिस्सा है। Naveen occupied the entire house on 1/4/2020. Vikas occupied the ground floor and let out the first floor for a rent of this per month. However, the tenant vacated the house on this and Vikas the entire house जो है उसके बाद खुद रहने लगा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो पूरे साल का ही निकालते हैं, ठीक है। अब मैं पहले क्या करूँगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दो हिस्से हैं, इसी तरीके से है। हाँ जी, क्या ये घर इसी तरीके से है? दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में बटेगा और उसके बाद दो हिस्सों में बटेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, पहले घर को दो हिस्सों में बांटते हैं। फेयर वैल्यू अगर 1 लाख है तो मुझे कितनी चाहिए बताइए? 25,000। क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा? अगर पूरे हाउस की वैल्यू 1 लाख है, पूरे हाउस की, ये अलग अलग हाउस हैं एक जैसा है? एक ही हाउस है ना, उसमें एरिया है। तो अगर फेयर रेंटल ग्राउंड फ्लोर या स्लैश, अच्छा ईच यूनिट का है, सॉरी ईच यूनिट का है, इसका मतलब कितना करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हाफ करेंगे। मतलब 1 लाख फेयर वैल्यू इसकी, 1 लाख फेयर वैल्यू इसकी, इसी तरीके से है। और जो रेंटेड पोर्शन का निकालना है वो कितना निकालना है? 50,000। तो 50,000 जो है फेयर रेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस जो है वो भी ईच है, ईच करके ये 72,000। तो ये है मेरा फेयर रेंट। उसके बाद आएगा म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू कितना आ गया? 36,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट कितना है, क्या दिया है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो विच एवर इज हायर, तो आ गया आपका 50,000। ईआर जो आया आपका 50,000, सही लिखा है मैंने। उसे कंपेयर करेंगे वर्सेस किससे? एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट क्वेश्चन का है कितना? 20,000 पर मंथ, ठीक है। और कौन से दिन से? 1/10 से, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि 10, 11, 12 और 1, 2, 3 यानी कि 6 महीने के लिए इसने किराए पे चढ़ाया है, ठीक है। तो 50,000 वर्सेस क्या? अच्छा 6 महीने भी पूरे नहीं है ना, 31/12 को, तो 3 ही महीने के लिए किराए पे चढ़ा, 10, 11 और 12, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 20,000 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया? 60,000। जो एक्चुअल रेंट है वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, और जो वही जो है वो जीएवी हो जाएगा 60,000। पहले ये बात समझ में आई। उसके बाद आपने माइनस किया होंगे म्यूनसिपल टैक्सेस। आते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पे। ये किस किस के घर की बात? जो किराए पे चढ़ाया वो नवीन ने चढ़ाया, तो नवीन ने कितने पैसे दिए हम वो चेक करेंगे पहले। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय, नहीं नवीन का है ना। अच्छा विकास, सॉरी यहाँ से विकास, तो विकास कहाँ गया? ये रहा विकास। विकास ने पेमेंट की है 8,000 की, पूरे हिस्से की होगी। तो 8,000 में से मुझे कितना माइनस करना है? 4। ये बात अक्सर समझ में आती है, ये समझ में आया जो चल रहा है क्वेश्चन। 4,000 के म्यूनसिपल टैक्स हो गए माइनस। ये आ गई मेरी NAV 54,000।
अब दो चीज़ें माइनस करनी है, 56 सॉरी, दो चीज़ें माइनस करनी है, बताओ क्या क्या, स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन लोन ही बता दूं, बाकी तो सारा हिस्सों में बांट देंगे हम। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। नवीन ने अवेल किया है हाउसिंग लोन, मतलब नवीन एक अलग पर्सन है, अपने हिस्से के लिए उसने अलग लोन लिया है 12% 1/4/2018 को, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी उसी समय लोन लिया था, और लोन पुराना भी नहीं। किस चीज़ के लिए किया है? विकास हैज अवेल्ड द लोन ऑन इतना 1/7/2000, नो रीपेमेंट वाज मेड आइदर ऑफ देम कंप्यूटर इनकम। अब मैं इसके निकालता हूँ आपका ब्याज, पहले निकालता हूँ उस वो वाला ब्याज जो 1/4/2018 को लोन लिया गया था। कितने का लोन लिया गया था 1/4/2018 को? नवीन ने जो लिया था वो 15 लाख का लोन था 12%, तो 15 लाख का लोन है एट द रेट 12%, और एक साल के लिए ये 18-19 का निकल के आ जाएगा, ऐसे ही 19-20 का आ जाएगा, ऐसे ही 20-21। घर कब कंप्लीट हुआ है? और जब उसने रहना शुरू कर दिया। हम नवीन की बात कर रहे हैं अभी, नवीन ने ऑक्यूपाइड किया एंटायर हाउस 20-21 में, इसका मतलब 20-21 जो है ये पूरा का पूरा क्या होगा बताइए? पोस्ट, और कोई रीपेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? 1,80,000 यहाँ पर भी आएगा, 1,80,000 यहाँ पर भी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 360, और 360 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 से, तो कितना आ जाएगा ये? 72,000। तो 72,000 का जो है आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट है, और पोस्ट का तो सीधा सीधा 1,80,000 है ही, और उसके बाद 72,000 हम और ऐड कर देंगे तो टोटल मिला के आ जाएगा 2,52,000, और जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसको अप टू कितना? 2 लाख। बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, नया लोन है, परचेज कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर पूरी है, ठीक है। ये किसके हिस्से के लिए बात हुई? नवीन। अब आते हैं किसके हिस्से की बात? विकास ने लोन कब लिया है? 10 लाख का 10% 1/7/2018 में। तो अब मैं बात करूंगा विकास की। विकास ने लोन लिया 18-19 में, और डेट क्या थी लोन लेने की? 1/7/2018, यानी कि 4, 5, 6 का नहीं निकालेंगे, बाकी 9 महीने का निकालेंगे 10% के रेट से। 10 लाख का 10% 9 महीने के लिए, यही है। बताइए कितना आएगा? 75,000। कोई रीपेमेंट नहीं की है तो उसका भी 19-20 का ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन इस बार पूरे साल का निकलेगा तो ये आ जाएगा 1 लाख। और 20-21 में हाउस कंप्लीट हो ही गया था, तो पूरे साल वाला जो है वही पोस्ट में चला जाएगा, इसलिए यहाँ का भी कितना होगा? 1 लाख। लेकिन इस 1,75,000 को आपको डिवाइड कर देना है 5 से। जल्दी से बताइए कितना आएगा? ये पोस्ट है प्लस प्री कर देंगे इसमें 35, ये आ जाएगा आपका कितना? 1,35,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे 1,35,000 के होंगे 2 हिस्से। 1,35,000 का जो घर है उसमें 2 हिस्से हैं 50%, तो ये आ जाएगा कितना? 67,500 और 67,500। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें सीधा सीधा 67,500 निकाल के ले जाएंगे यहाँ पे, माइनस स्टैंडर्ड और माइनस इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड कितना आएगा इसका? 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 16,800। और ये कितना आएगा टोटल? बताइए कितना आ रहा है माइनस करके? यही आ रहा था आपका भी, 28,300 का लॉस आ गया मेरा। क्या ये बात समझ में आती है? और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें तो कुछ नहीं करना मुझे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है, सारे पर्पसेस पूरे हो रहे हैं, तो जैसा एज इट इज है वैसा का वैसा माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जो है माइनस माइनस करके ऐड हो जाएंगे। जल्दी से बताइए। 95,800। ये किसका लॉस है? विकास के। और जो उसका लॉस था वो हम डायरेक्ट निकाल ही चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई? यही क्वेश्चन था, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम आ रही थी इस वाले घर में, इसका करने का तरीका बताओ। समझ में आ गया कैसे करना है? बताना जरा कैसे करना है। नहीं नहीं, अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉरी, मुझे लगा ये सजेस्ट वाला है। हाँ 1000 ही होगा, गलती से मिसप्रिंट है। आप 85 से करोगे तो क्या वही वाले आंसर आएंगे ना, फेयर रेंट वाले, है ना? तो इसमें जीए भी यही निकला होगा आपका 11,50,000। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, जीए भी निकाल लेते ना इन सभी में। अब आते हैं दूसरे वाले में, विच एवरेज हायर विच एवरेज लोअर। तो 48 लाख जो है वो आया आपका ईआर। क्या लिखाया? ईआर। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं ईआर को ऐसे लिखता हूँ और वर्सेस करता हूँ किससे? एक्चुअल रेंट से। कितने महीने का किराया मुझे मिलना चाहिए था? 9 महीने का। तो पहले मैं करूँगा 4,20,000 को 9 महीने से। देखिए रेंट रिसीवेबल है 4,20,000 का, कितने महीने से? 9 महीने से। कितना आ जाएगा? कितना? 37,10,000 80,000 माइनस करूंगा इसमें से अनरियलाइज रेंट, जो कि अमाउंट में गिवन है मुझे, कितना? 8 लाख। अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये माइनस होगा और ये आ जाएगा 29,80,000। और 29,80,000 में मैं कंपेयर करूंगा, जबकि ये आया कितना था? 48 लाख। तो 48 लाख ये है और 29,80,000 ये है। इसमें अगर मैं वैकेंसी उनके सामने ऐड करके दिखाऊं कितने महीने की? 3 मंथ्स की। और रेंट कितना है उसमें?
420, तो 420 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करिए, कितना आ जाएगा 12,60,000। तो इसमें 12.60 लाख में अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है 42,40,000, जो कि तब भी कम पड़ रहा है। इसका मतलब 48 लाख की जीएवी होगी। और अगर रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये अमाउंट रहेगी 37,80,000। 37,80,000 को मैं यहाँ लाऊंगा और उसमें 12 लाख ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा 50-40। तो जो सेकंड वाला केस है उसमें 50-40 आंसर होगा। वो समझ में आया आपको? मतलब जो 50-40 ज़्यादा चला गया ना, तो आंसर क्या होगा उसमें 37 लाख, जो कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा। ये वाला समझ में आती है बात? पूरा लिख के कराऊं क्या? ये समझ आ रहा है? ठीक है, लिख के करा दूं? नहीं, आते हैं हाउस थर्ड में। बताइए विच एवरेज हायर लोअर का खेल खेलेंगे तो कौन जीत जाएगा? 8 लाख। अब आते हैं फिर से, ईआर कितना आया 8 लाख, वर्सेस करूंगा किससे? एक्चुअल रेंट से। सॉरी 8,20,000। एक्चुअल रेंट कितना है देखिए, क्या इसमें वैकेंसी है? क्या इसमें वैकेंसी है? यस। क्या इसमें अनरियलाइज रेंट है? यस। तो मुझे बताइए अनरियलाइज वैकेंसी कितने की? 1 महीने की। तो जो रेंट मिलने वाला है पर मंथ रेंट कितना है 70,000। वैकेंसी कितने की है? 1 महीने की। तो कितने महीने का रेंट मिल जाना चाहिए? 11 महीने का। कितना आएगा 7,70,000। उसमें से अनरियलाइज कितना है 2 महीने का, यानी कि 1,40,000 का अनरियलाइज है। अगर रूल 4 सेटिस्फाई हो रही है तो ये आ जाएगा 5,30,000, 6,30,000, 6,30,000। और इस 6,30,000 को मैं ले जाऊंगा यहाँ 6.3 लाख और ऐड कर दूंगा वैकेंसी। वैकेंसी कितने महीने की थी? एक। तो 0.7 लाख ऐड कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 7 लाख। तब भी कम पड़ रहा है। तो जीएवी जो पहले वाले केस में आएगी वो ये आएगी। और जो दूसरा वाला केस है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं कर पाएंगे, तो ये आएगा 7.7 और 0.7 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.4। तो जो हमारा 7.7 है वही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं इसमें 5वां, और कौन सा था? छठा। पहले छठा करा दूं? छठा करते हैं पहले, ठीक है। टू ब्रदर्स अरेन एंड बिमल ओनर्स ऑफ द हाउस विद इक्वल शेयर। प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1998 और 1999। इसका मतलब मुझे एक चीज़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं कि 2 लाख की वाली कंडीशन देखूं या ना देखूं, क्योंकि 30,000 ही एप्लीकेबल होगा इन केस अगर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो मैंने बताया वो समझ में आया नहीं आया? क्योंकि लोन कौन सा होना चाहिए? ऑन और आफ्टर 1/4/1999 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। वो लेटेस्ट वाली जो कंडीशन है। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड सिचुएटेड एट कोचिन। प्रॉपर्टी में कितने यूनिट्स हैं? 8। थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, या कर लिया है? कर लिया है? हाँ जी, आंसर आ गया, मैच हो गया उससे? पक्की बात है? समझाऊं? ट्राई करना, चलो फिर एक बार तब समझाऊंगा। इसका आंसर बता दो, ये शायद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या करा आपने, बताओ फटाफट से। पहले सबको एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड से निकाल के देख लो, फिर सबको एक बार लेट आउट से, फिर कॉम्बिनेशन बना लेना। क्या ये सही तरीका है? तो इस क्वेश्चन को उस तरीके से एक बार बता देता हूँ। अज्यूमिंग नहीं, इन अज्यूमिंग अगर सारे हाउस कैसे हैं, ऑल को क्या मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ट्रीटमेंट क्या होगी सबकी? बताइए, सिर्फ क्या निकलेगा उसमें? सब कुछ नील करके क्या निकाल दूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने हाउसेज है मेरे पास? 3। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें जान लेता हूँ। जान के इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है मुझे हाउस के लिए, परचेज के लिए 1,80,000। और कब लिया था मुझे पता नहीं, तो मैं मान के चलूंगा सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा। 1,80,000 का है तो कितने का माइनस कर दूँ अगर सभी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 1.8 लाख यहाँ से माइनस हो गया। हाउस 2 में आते हैं, 60,000 का रिपेयर के लिए, तो कितना माइनस होगा? 30,000। ये बात समझ में आती है? और हाउस 3 में कितने का दिया हुआ है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब हम एक्चुअली में से सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूं कि सारे के सारे हाउस जो है वो कैसे हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव में चला गया, ये सारी अमाउंट्स नेगेटिव में है। अज्यूमिंग ऑल हाउसेज एज लेट आउट, तो अब मैं उसमें कंप्यूटेशन करूंगा और जीएवी बना निकालूंगा। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले निकालता हूँ जीएवी आते हैं, हायर लोअर हायर। तो क्या करेंगे फटाफट से बताइए? 7 लाख। तो पहले वाले केस में जो जीएवी आई वो कितने की आई? 7 लाख की। इसमें से माइनस करूंगा मैं इसके म्युनिसिपल टैक्स, और पेड बाय द ओनर ही है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं उसी ने पे किया है। माइनस कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा? 30,000। फिर उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड, और फिर माइनस करेंगे उसमें इंटरेस्ट। सॉरी 6 कितना आया? 60। अब 6 18, 6 18, इसका मतलब कितना? 21 लाख, सॉरी 1,98,000। ये @30% है। और इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा आएगा क्योंकि लेट आउट मान रहे हैं वैसे भी। कितना आ जाएगा? 1,80,000। इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर दीजिए आप। कितना आ रहा है?
2,82,000। ये बात समझ में आई आपको? अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, हम मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा। अब आते हैं दूसरे वाले केस में। हेलो 7,20,000 हायर और फिर लोअर, तो 7,20 आंसर आ गया आपका। तो आपने हाउस 2 का जो GAV निकाला वो आया 7,20, सही निकाला है। फिर म्यूनसिपल टैक्स पे आ जाइए। म्यूनसिपल टैक्स पेड कितने हैं? 7,000। तो जो पे होंगे वही माइनस करेंगे, ड्यू को तो माइनस करने से रहे। अब कितना आ जाएगा? 6,60,000। उसमें देखना कोई बैटरी लो का साइन तो नहीं आया, जल्दी से एक बार देखो। अब 660 फिर से आ गया, तो ये तो दोबारा करने की जरूरत पड़ी नहीं होगी आपको। 198 आ गया, और जो इस बार इसका ब्याज है वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लेट आउट मान रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बताइए फटाफट से। हाँ जी, लेकिन चल रहा है। हेलो कितना आ रहा है? हेलो हेलो 4,02,000, ठीक है। उसके बाद आए हाउस 3 में। तो हाउस 3 में तो कुछ नहीं, जो GAV निकलेगा और जो 30% है बस हायर लोअर। 750 में से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड कितने हैं? हेलो 75,000, और जो पे किए होंगे वही माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 6,75,000, और इसका 30% निकालिए, 2,02,500, और ये कर दिया मैंने नील। फटाफट से बताइए। 4,72,500। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि हाउस 1 को मैं मानूंगा क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट है। इसका मतलब ये है कि मैं हाउस 2 को क्या मान रहा हूँ? डीम्ड लेट आउट नहीं, मैंने कहा मैं हाउस 1 और हाउस 2 दोनों को मानूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस 3 को मानूंगा क्या? डीम्ड लेट आउट। अगर ये कॉम्बिनेशन में बनाता हूं तो अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, इसका मतलब आंसर यही आने वाला है, 1,80 और 30। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1,80,000 और 30,000, ये कितना हो जाएगा? 2,10। लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट कितने से करेंगे? 2 लाख से। क्या ये बात पे आपने ध्यान दिया? एक असेसी के कितने भी घर हों, उसे जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? 2 लाख की, ठीक है। शायद ये वाला पॉइंट आपने गलत किया होगा, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,82,000 अगर मैं हाउस थर्ड को 4,72,500, तो 472,500 माइनस 2 लाख, तो जो कॉम्बिनेशन में आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 272,500। आई होप आपने ये वाला पॉइंट पक्का स्किप कर दिया होगा, क्योंकि आपको कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट माइनस करने का मौका मिले और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो, तो ध्यान रखिएगा किसी भी केस में 2 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकता एक ही व्यक्ति का। शायद ये वाला पॉइंट आपने पक्का गलत किया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, फिर हमने कहा अब मैं उल्टा हिसाब बनाऊं, तो उल्टा हिसाब का मतलब मैंने कहा हाउस 1 को रखता हूं फिर से सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो बीच वाला हिसाब है मतलब जो हाउस 2 है उसे रख दूंगा डीम्ड लेट आउट, और हाउस 3 को भी क्या रख दूंगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये बहुत अच्छी बात है कि ये केस हमारे सामने आया और डायरेक्ट एग्जाम में टेस्ट में नहीं आया, क्योंकि हाउस 3 में कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशन बने ही ना। अब हाउस 1 को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, इसका मतलब क्या है? इसमें 1,80,000 का नेगेटिव पॉइंट है। हाउस 2 को अगर मैं डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो ये 4 लाख। क्या ये सही तरीका है या इंडिविजुअली करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये सही तरीका है। सारे एक बार निकाल के देख लो, फिर कॉम्बिनेशन बना लो। तो 4,02,000 डीम्ड लेट आउट के केस में जो है मेरी इनकम हो जाएगी, और हाउस थर्ड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो अच्छा ऑप्शन है ही नहीं वैसे भी। बताइए, 2,22,000 बिना इंटरेस्ट के होते हुए भी। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? ठीक। अब आते हैं इधर लास्ट वाला ऑप्शन। अब क्या मानो बताओ? हाउस जो 1 है उसको क्या मानो? डीम्ड लेट आउट, और जो हाउस 1 के बाद है 2 और हाउस थर्ड उसे क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हाउस 2 और थर्ड का मतलब 30,000 और नील, और डीम्ड लेट आउट मेरे सामने ही है हाउस 1 2,82,000। फटाफट से माइनस करिए, 2,52,000। एक बात आपने अच्छी देखी इस केस में, बताइए क्या? ये वाला ऑप्शन हमारे पास आना बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को समझने के लिए। ना इसमें ये केस आया ना इसमें केस आया, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कभी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बताइए कितना आया? 2,52। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? यानी कि जिसमें हम किसको मान रहे हैं? हाउस 2 को डीम लेट आउट और 1 एंड थर्ड को। ये आंसर समझ में आ गया आपको? फिगर समझ में आ गए? ये थे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल मैं आपको मिलूंगा टेस्ट के साथ। एक मिनट बता देता हूँ, यही वाला जो मैंने इसमें बताया, जैसे हम अगर इस वाले ऑप्शन में रहते तो हम कह रहे हैं हाउस थर्ड को मानेंगे डीम्ड लेट आउट और 2 हाउसेस को मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब हमने इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाला तो इसका 1,80,000 उसमें 60 था, लेकिन क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो रिपेयर पर्पस के लिए, इसलिए हमने इसमें 60 की जगह कितना लिखा? 30,000। देखो इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये तुमने रिपेयर पर्पस के लिए लिया है, तो रिपेयर पर्पस के लिए तो नहीं मिलता ना 2 लाख वाली लिमिट,
इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम कितना माइनस कर पाएंगे मैक्सिमम 30,000, और इसमें कितना, क्योंकि ये परचेज पर्पस के लिए और सारी कंडीशन अगर हम सेटिस्फाइड मान लें तो 1,80 इसमें मिलेगा और 30 इसमें मिलेगा। इसमें 2 लाख मान लीजिए, इसमें 2,10,000 है तो 2 लाख लेते, और इसमें 60,000 है, इसमें से 30,000 लेते, तो 2 लाख प्लस 30,000 लिखते, 2,30,000, और फिर लेते कितने का, 2 लाख का। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ठीक है, एक दो चीज़ इसमें ट्रिकी है, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन में गलती जनरली नहीं होती। आ गई बात समझ में? तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का महत्व, और कल आने वाले टेस्ट में भी चीज़ों का महत्व समझ में आ गया होगा। आ गई बात? हाँ जी, टेस्ट कहाँ से दो? देखो आपको कंसेप्ट पे टिके रहना है। मैंने बता दूं ना, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने पहले बताई नहीं, बस सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखना है आपको, बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने करा रखे उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, जैसे मैंने अभी ये बात बताई ना, इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन के टॉप पे। इस क्वेश्चन में जब भी 2 हाउसेस का इंटरेस्ट, एक व्यक्ति इंटरेस्ट अगर क्लेम कर रहा है तो वो 2 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं जा सकता। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, इंडिविजुअली भी ज़्यादा जा रहा था तब 2 लाख लिखा था, और दूसरे वाले का अलाउड था उसको लिखा था, ऐड करके फिर से 2 लाख लिखा था। डिफरेंट ओनर से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ओनर, पर हाउस नहीं है, पर ओनर है। एक ओनर को मैक्सिमम कितने भी हाउस का ले लो आप, 2 ही मिलेगा। आती है बात समझ में? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास को करते हैं विराम। कल मिलते हैं आपसे एक मज़ेदार मसालेदार टेस्ट के साथ, है ना। कम नंबर आने पर दिक्कत हो सकती है। जिंदा है अभी?